इस लेक्चर में हम कवकों में जो पोषण की विधि है उसको कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा हम इस लेक्चर के अंदर कवकों में जो कोशिका संरचना है वो कैसी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तीसरी जो विधि आती है कवकों में पोषण की, वो है सहजीवी संबंध। तो सहजीवी में क्या होता है, कवक जो है वो किसी दूसरे जीव के साथ मिलकर रहता है और इसमें दोनों को लाभ होता है। अब इसको दो प्रकारों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं कि जो कवक है वो कौन से दूसरे जीव के साथ सहजीवन व्यतीत करता है। तो इसमें पहला आता है शवाक, या जिसको लाइकेन भी बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा आता है कवक मूल, या जिसको माइकोराइजा भी बोलते हैं। तो लाइकेन में क्या होता है, जो शवाक के अंदर क्या होता है, इसमें कवक जो है वो शैवाल के साथ मिलकर रहता है और इसमें कवक को भी लाभ होता है और शैवाल को भी लाभ होता है। लाभ कैसे होता है ये हम डिस्कस करेंगे अभी। दूसरी तरफ अगर अपने माइकोराइजा या कवक मूल की बात करें तो इसमें आपको जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, जैसे कवक और दूसरा है मूल, तो कवक जो है वो मूल के साथ यानी जड़ के साथ संबंध बनाएगा। अब ये जड़ किसकी होगी, उच्च पादपों की। तो उच्च पादपों की जड़ों के साथ जो कवक है वो संबंध बनाता है और इसमें कवक को भी लाभ होता है और उच्च पादपों को भी लाभ होता है। अब ये कैसे लाभ होता है ये हम लोग अभी बात करेंगे। सबसे पहले शवाक की बात करते हैं। तो शवाक में मैंने अभी आपको बताया कि कवक का शैवाल के साथ संबंध होता है, इसमें दोनों को लाभ होता है। अब जो शैवाल है उसको क्या लाभ होगा कवक से, तो कवक क्या करता है, जनन कर सकता है। अब जब कवक जनन करता है तो शैवाल का भी जन्म हो जाता है साथ में, तो इसका मतलब ये है कि ये लाभ हो रहा है शैवाल को। इसके अलावा जल और खनिज का जो अवशोषण है वो कवक के द्वारा किया जाता है। अब जो शैवाल है उसको जल और खनिज लवण जो है वो आवश्यक होते हैं, इसलिए ये दोनों के दोनों जो घटक हैं यानी जल और खनिज लवण ये शैवाल को मिल जाते हैं। तो इस तरह से शैवाल को लाभ हो रहा है। अब कवक को क्या लाभ होता है, तो जो शैवाल है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, इसका मतलब अपना भोजन खुद बना सकता है। अब ये भोजन जो है वो कवक को भी मिल जाता है, तो इस तरह से जो कवक है उसको भी इसका लाभ जो है वो देखने को मिलता है। अब अगर अपने शवाक की बात करें तो शवाक जो है ये वायु प्रदूषण के सूचकांक होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बताते हैं कि इस एरिया में वायु प्रदूषण है या नहीं है। वायु प्रदूषण में भी एक घटक होता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो जहां पर वायु प्रदूषण होता है और वायु के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रदूषक है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वहां पर हमें शवाक या लाइकेंस जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में शवाक उपस्थित है तो वहां पर प्रदूषण नहीं होगा। तो इस तरह से ये सूचना दे रहे हैं वायु प्रदूषण की या सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण की। तो शवाक जो है वो औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर या जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। यानी जहां पर जो व्हीकल्स हैं, जो ऑटोमोबाइल्स हैं जिसमें कार, बस, स्कूटर, बाइक, तो ये सब जो हैं इनके धुएं के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। इस कारण औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर और शहरी क्षेत्रों के अंदर आपको कभी भी शवाक जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो शवाक हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो शवाक पहाड़ों पर पाए जाते हैं जहाँ पर प्रदूषण नहीं होता है। अगर अपने इंडिया की बात करें तो शिमला अगर आप जाओ तो शिमला में कुफरी तक प्रदूषण पाया जाता है, क्योंकि कुफरी तक जो साधन हैं, व्हीकल्स हैं, है ना, कार, बाइक वगैरह हैं, वो जा सकती हैं। लेकिन कुफरी से आगे फिर एक जगह आती है नारकंडा। तो नारकंडा में वहाँ पर पैदल चलकर जाना पड़ता है। तो नारकंडा की जो वायु है वो पूर्णतः शुद्ध है, वहाँ पर आपको वायु प्रदूषण देखने को नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर जो पेड़ होते हैं उनकी छाल के ऊपर आपको शवाक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो चट्टानें होती हैं उस चट्टान के ऊपर आपको शवाक जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से वायु प्रदूषण के सूचकांक के रूप में जो शवाक हैं वो काम करते हैं। दूसरी तरफ अगर अपने बात करें माइकोराइजा या कवक मूल की, तो इसमें जो कवक है वो उच्च पादपों की जड़ों के साथ संबंध बनाता है जिसमें दोनों को लाभ होता है। अब जो उच्च पौधे हैं उनको क्या लाभ होता है, तो कवक क्या करते हैं, जल और खनिज का अवशोषण करते हैं, यानी इसके अवशोषण को बढ़ा देते हैं। तो उच्च पौधों को ये जल और खनिज मिल जाते हैं। तो उच्च पादपों को जितने भी जल और खनिज ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे उतनी ही ज़्यादा
उनकी वृद्धि होगी और उतनी ही ज़्यादा फसलों की जो उत्पादकता है वो बढ़ेगी। तो इस तरह से जो उच्च पादप हैं उनको इसका लाभ हो रहा है। दूसरी तरफ अगर अपने बात करें कवक, कवक को क्या लाभ है? तो उच्च पादपों की जो जड़ें हैं वो आवास प्रदान करती हैं कवक को, यानी कवक को रहने की जगह प्रदान करती हैं। तो रहने की जगह मिल गई कवक को, तो इसका लाभ हो रहा है। इसके अलावा जो भोजन है वो भी कवक को उपलब्ध हो जाता है उच्च पादपों की जड़ों के अंदर। तो इस तरह से कवक को भी लाभ हो रहा है और उच्च पादपों को भी लाभ हो रहा है। तो इस तरह से ये एक लाभकारी संबंध है। अब जो कवक मूल है इसका हम आजकल उपयोग भी करते हैं। तो इसका एक जैव उर्वरक के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। तो जब ये फसलों को दिया जाता है तो जल और खनिज लवणों का अवशोषण बढ़ जाता है, जिससे उनकी वृद्धि बढ़ जाती है और वृद्धि बढ़ने की वजह से जो उत्पादकता है फसल की वो अधिक हो जाती है। अब जो कवक मूल है ये हमें उच्च पादपों की जड़ों में देखने को मिलता है। अब ये उच्च पादप कौन से होते हैं? तो आपको दो पादपों के समूह ध्यान में रखने हैं। एक तो है एंजियोस्पर्म्स यानी आवर्तबीजी पौधे और दूसरा है जिम्नोस्पर्म्स यानी अनावर्तबीजी पौधे। तो इन दोनों पादप समूहों के पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों में जो कवक मूल है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से जो पहला पोषण का टॉपिक था या बिंदु था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है। दूसरा बिंदु हम लोग करने वाले हैं कवकों की कोशिका संरचना के बारे में। तो कोशिका संरचना में सबसे पहला जो बिंदु इसमें आता है वो है कोशिका भित्ति घटक। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर जो मुख्य घटक होता है वो काइटिन होता है कवकों की कोशिका भित्ति में, लेकिन काइटिन के अलावा और भी कई घटक हो सकते हैं। तो कौन कौन से घटक हैं उनको हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसमें घटक आता है काइटिन। तो काइटिन जो है वो मुख्य घटक है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कवक की कोशिका भित्ति में। अब इस काइटिन को कवकीय सेलुलोज भी कहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो काइटिन है वो समानता प्रदर्शित करता है उच्च पौधों के जो कोशिका भित्ति के अंदर जो सेलुलोज होती है, उच्च पादपों की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो इस तरह से ये समानता प्रदर्शित कर रही है, इसलिए इसको कवकीय सेलुलोज भी कहते हैं। अब ये एक बहुसैकेराइड होता है या पॉलीसैकेराइड होता है जो काइटिन है। इसका मतलब बहुत सारे मोनोसैकेराइड इकाइयों के बहुलकीकरण से जो काइटिन है उसका निर्माण होता है। अब कौन सा मोनोसैकेराइड इकाई है तो उसका नाम आपको ध्यान में रखना है नागा। तो नागा का जो पूरा नाम है ये आपसे एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। तो एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, तो ये इसका पूरा नाम है। अब नागा जो है इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो इसका फॉर्मूला होता है C22H54N4O6। तो इस तरह से नागा जो है उसके बहुलकीकरण से जो काइटिन है उसका निर्माण होता है। अब ये जो काइटिन है ये जंतुओं के अंदर भी पाई जाती है। जंतुओं में अगर अपने बात करें इंसेक्ट्स या कीटों की, तो कीटों का जो बाह्य कंकाल है वो काइटिन का ही बना होता है और कवकों में जो कोशिका भित्ति है उसका घटक भी क्या है? काइटिन है। तो इस तरह से ये वही काइटिन है जो कीटों के बाह्य कंकाल का निर्माण करती है। उसके बाद दूसरा इसमें घटक आता है सत्य सेलुलोज। तो नॉर्मली क्या होता है, जो सत्य सेलुलोज है ये उच्च पौधों के जो कोशिका भित्ति है उसमें पाई जाती है, लेकिन कवकों में भी जो सत्य सेलुलोज है वो कुछ कवकों के अंदर देखने को मिलती है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है एक वर्ग का नाम ऊमाइसिटीज। तो ऊमाइसिटीज के अंदर जितने भी कवक आते हैं जैसे कि एल्बुगो वगैरह है तो उसमें सत्य सेलुलोज आपको देखने को मिलेगी। तो ये दूसरा घटक है। उसके बाद तीसरे घटक की अगर अपने बात करें तो तीसरे घटक का नाम आता है बीटा ग्लूकेन। तो बीटा ग्लूकेन की अगर अपने बात करें तो ये भी एक कंपोनेंट है या घटक है कोशिका भित्ति का। इसके अलावा मेनान का नाम आपको ध्यान में रखना है, काइटोसन का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुल 5 घटक हैं जो कोशिका भित्ति के निर्माण में योगदान देते हैं कवकों की। अब इसके वितरण की बात करते हैं कि ये जो कोशिका भित्ति के निर्माण में जो घटक हैं उनका वितरण क्या है अलग अलग वर्गों के अंदर। तो एक तरफ हम लोग वर्ग का नाम लिखेंगे, दूसरी तरफ घटक का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे जाइगोमाइसिटीज की बात करें तो इसकी कोशिका भित्ति में एक तो काइटिन होता है और काइटिन के साथ होता है काइटोसन। उसी तरह से काइट्रीडियोमाइसिटीज की बात करें तो इसकी कोशिका भित्ति काइटिन और बीटा ग्लूकेन के मिलने से बनती है। हाइपोकाइट्रीडियोमाइसिटीज की बात करें तो इसकी जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। उसके बाद
अगर अपने oomacetes की बात करें तो इसकी जो कोशिका भित्ति है वो ट्रू सेलुलोज यानी सत्य सेलुलोज की और साथ में बीटा ग्लूकेन के मिलने से बनती है। उसके बाद एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो इन दोनों वर्गों के अंदर जो कवक आते हैं उनकी कोशिका भित्ति 3 घटकों से बनी होती है। एक होता है काइटिन, बीटा ग्लूकेन और तीसरा होता है मेनान। उसके बाद ट्राइकोमाइसिटीज की बात करें तो इसके कवक जो हैं उनकी कोशिका भित्ति बनी होती है गैलेक्टोसेमीन एंड गैलेक्टोज पॉलीमर्स के मिलने से। तो इस तरह से हमने सबसे पहला पॉइंट इसमें देखा कोशिका भित्ति घटक। दूसरा हम बात करेंगे लोमासोम। तो लोमासोम क्या होता है? तो ये जो शब्द है वो हमें केवल कवकों में ही देखने को मिलता है। तो कवकों में जो इनकी प्लाज्मा झिल्ली होती है वो अंदर की तरफ अंतर्वलन प्रदर्शित करती है। जैसा कि डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो बाहर की तरफ तो कोशिका भित्ति है और अंदर की तरफ क्या है? प्लाज्मा झिल्ली है। अब ये जो प्लाज्मा झिल्ली है वो कुछ स्थानों पर अंदर की तरफ संपुटिका की तरह की संरचनाएं बनाती है और इन्हीं को ही नाम दिया जाता है लोमासोम। हालांकि इसके कार्य का अभी तक ज्ञान नहीं है कि ये क्या कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें बात करेंगे कार्योकोरोसिस और एंडोमाइटोसिस। तो सामान्य जब कोई समसूत्री विभाजन होता है तो उसमें कोशिका की जो केंद्रक झिल्ली है वो विलुप्त हो जाती है और जिससे गुणसूत्र जो है वो कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। लेकिन कवकों में जब कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन होता है तब वहां पर हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो जब कवकों में समसूत्री विभाजन होता है कोशिका के अंदर तो उस दौरान जो केंद्रक झिल्ली है वो वैसी की वैसी बनी रहती है, यानी कि विलुप्त नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो गुणसूत्र हैं वो केंद्रक के अंदर ही रहते हैं, इस कारण इसको नाम दिया जाता है एंडोमाइटोसिस। और इस तरह का जो केंद्रक विभाजन है उसके लिए नाम दिया जाता है कार्योकोरोसिस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम क्या होता है? तो कुछ ऐसे कवक होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, उनके लिए प्लाज्मोडियम शब्द यूज किया जाता है। तो प्लाज्मोडियम है क्या? कोशिका भित्ति रहित, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, एक कोशिकीय है। ज्यादातर ये एक कोशिका के बने होते हैं। नगन प्रोटोप्लास्ट है। नगन का मतलब ये है कि कोशिका भित्ति नहीं होती, इसलिए इनको नगन प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। तो इस तरह का जो प्लाज्मोडियम है वो हमें देखने को मिलता है मिक्सोमाइसिटीज के अंदर, जिसको हम सामान्य भाषा में स्लाइम मोल्ड्स के नाम से भी जानते हैं।